Hello everybody, welcome back to my channel and thank you for watching my videos. आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड अगर आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है देन थैंक यू सो मच. और आपको लगता है कि मेरी जो टीचिंग है वो आप इजीली समझ पा रहे हो, मेरे वीडियोस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, देन प्लीज़ शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो ये जो वीडियो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, ये थोड़ा सा एक्चुअली में एक्ट बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्ट है और बड़ा है, इसलिए मैं चाहूँ तो इसको एक वीडियो में कंपाइल करके आपको बता सकती हूँ. बट सिंस जो एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चंस वो हर एक प्रोविज़न से डिटेल में क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगी तो उसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे. हर एक प्रोविज़न इम्पॉर्टेंट होता है. इसी वजह से मेरे जो वीडियोस हैं वो एक्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो थोड़े बड़े हो जाते हैं कुछ एक्ट के, मतलब क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि हर वो चीज़ इंक्लूड करूँ अपने वीडियो में जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होगी. क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और उसमें से अगर क्वेश्चन पुटअप नहीं हो रहा है, अदरवाइज हो रहा है, तो फिर मेरे वीडियोस बनाने का फिर कोई पॉइंट नहीं रह जाता. तो मैं जब वीडियोस बनाती हूँ, जब मैं देखती हूँ, जब मैं मैटर कलेक्ट करती हूँ, पूरा पीडीएफ्स वगैरह बनाती हूँ, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि हर वो पॉइंट डालूँ जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और आने वाले टाइम पे पूछा जाएगा. इसीलिए मेरी थोड़ी वीडियोस बड़ी हो जाती हैं और इसीलिए मैं एक्ट्स को पार्ट्स में करती हूँ. एक एक्ट अगर एक वीडियो में आ जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी एक ही वीडियो बनाऊं. बट सिंस कोई एक्ट्स में इतने ज़्यादा प्रोविजंस होते हैं जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है, एंड विच इज़ वाई मैं कोशिश करती हूँ कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स में वो वीडियो लाऊं. सो आई होप आप वो चीज़ समझेंगे और मेरी जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट करेंगे. सो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, मैं ये जो सीरीज़ है ट्रेड यूनियन एक्ट की, देन मैंने इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पढ़ाया एंड नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा रही हूँ. वो इसलिए क्योंकि इसके बाद मैं आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस का जो कोड न्यू आया है उसको पढ़ाऊंगी. ये तीनों एक्ट जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, अभी जो पढ़ा रही हूँ, एंड जो 2 एक्ट्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, वो कंसोलिडेट होके एक नया एक्ट बन चुका है. मैं ऑलरेडी आपको इस बारे में बता चुकी हूँ. इसी वजह से वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि ये तीनों एक्ट को सेपरेटली पढ़ा जाए, इसके प्रोविजंस को समझा जाए, ताकि जो न्यू कोड आया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड उसको आप अगर समझोगे, पढ़ोगे तो आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा. ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसकी प्रोविजंस को समझने में, इंटरप्रेट करने में. सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी. एंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 11 मार्च 1947 को एंड एनफोर्स हुआ था, मतलब इसके प्रोविजंस अप्लाई हुए थे 1 अप्रैल 1947. एंड ये जो एक्ट है इसका एम क्या है? दिस एक्ट मेक्स द प्रोविजंस फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. क्योंकि नाम से हमको पता चल रहा है दिस एक्ट इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं वो हम आगे स्लाइड्स में और आगे वीडियोस में पढ़ेंगे. मेन क्या है, इस जो एक्ट ये बना था इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं उनके सेटलमेंट के लिए उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि वो जो डिस्प्यूट्स हैं वो डिस्प्यूट का फॉर्म ना ले पाए, वो कॉन्फ्लिक्ट ग्रीवेंसेस हैं तो उनको वही सॉर्ट आउट करा जाए. तो इन सब के प्रोविजंस को लाया गया था. ये जो मैटर है इन्वेस्टिगेशन या सेटलमेंट मशीनरी को लाने के लिए ये एक्ट बना था. सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद दी चैप्टर वाइज डिटेल्स. अभी चैप्टर्स इसमें मैं क्यों इंक्लूड कर रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि कभी कभी जो चैप्टर्स हैं उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में. इनफैक्ट लास्ट ईयर
2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें कोड 55 में क्वेश्चन आया था। उसमें जो चैप्टर्स थे उसको क्रोनोलॉजिकली लगाना था, क्योंकि इस एक्ट में काफ़ी चीज़ें अमेंड होने के बाद ऐड हुई हैं, तो ईयर वाइज जो चैप्टर्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल वे में लगाने को आया था। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस थिंग इन द वीडियो। जो चैप्टर्स वाइज अगर देखें तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है प्रीलिम्स, जिसमें डेफिनेशंस एंड ऑल हम देखेंगे। देन सेकंड चैप्टर 2 इंक्लूड्स अथॉरिटीज़ अंडर दिस एक्ट। अथॉरिटीज़ की बात, अथॉरिटीज़ क्या होती हैं और क्या क्या इस एक्ट में मेंशन्ड है वो हम आगे पढ़ेंगे। देन चैप्टर 2A नोटिस ऑफ चेंज, जिसको इंसर्ट किया गया था 10 मार्च 1957। ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटीज चैप्टर 2B इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1984। 1982 में इसका प्रोविजन मतलब अमेंडमेंट हुआ था और इसके प्रोविजंस को 1984 से अप्लाई कर दिया गया था। चैप्टर 3 रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू द बोर्ड्स और कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स। देन चैप्टर 4 प्रोसीजर्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज। Chapter 5 strikes and lockouts. Chapter 5A ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट कौन से चैप्टर में इंक्लूडेड है, या स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर कौन से चैप्टर में है। तो चैप्टर 5A को 1953 में इंक्लूड किया गया था एंड चैप्टर 5B को 1964 में इंक्लूड किया गया था। Chapter 5-6 is related to unfair labor practices, which has been inserted with the amendment of 1982 with effect from 1984. Chapter 6 penalties and Chapter 7 miscellaneous provisions. I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। So इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में टोटल 5 शेड्यूल्स मेंशन्ड हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में इंडस्ट्रीज टू बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, इसके बारे में दिया गया है। देन सेकंड शेड्यूल में मैटर्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लेबर कोड, इसके बारे में मेंशन्ड है। थर्ड शेड्यूल टॉक्स अबाउट द मैटर्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। फोर्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ चेंज ऑफ कंडीशंस एंड फिफ्थ शेड्यूल में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस मेंशन्ड है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड, फोर्थ लिखी होंगे और साइड में पूरा उसका आपको रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो लिखे होंगे। देन वी हैव टू मैच द प्रोविजंस विद द रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, या मैटर्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है। तो इस वजह से शेड्यूल के बारे में अगर किसी भी लेजिस्लेशन में कोई भी शेड्यूल मेंशन्ड है तो उसको पढ़ना, उसके जो मैटर्स है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। So let's talk about the history related to industrial dispute legislations and then we'll proceed towards the provisions of this act. So मैं पॉइंट वाइज बहुत छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री लाई हूँ, मतलब बहुत डिटेल में नहीं है, बट येट इतने पॉइंट्स हैं कि इसमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। The earliest legislation in our country was Bengal Regulation 7 of 1819. Breach of law under this was made a criminal offense. सबसे पहले अगर इस वे में देखा जाए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो पहला जो लॉ आया था that was Bengal Regulation 7 in the year 1819. Thereafter, Merchant Shipping Act 1859, the Workmen's Breach of Contract Act 1859, the Employers and Workmen's Dispute Act 1860 were enacted. In course of time, the Indian Trade Union Act 1926 guaranteed the workers the right to organize and give them a legal status and immunized from civil and criminal लाइबिलिटी। मैंने आपको ट्रेड यूनियन एक्ट में पढ़ाया है ये चीज़ सेक्शन 17 एंड 18 में, जिसमें जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको उनके एक्ट के लिए
काइंड ऑफ रिलैक्सेशन मिला है, इम्यूनिटी मिली है। इम्यूनिटी इन द सेंस कि अगर वो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं इन द फर्दरेंस ऑफ एनी ट्रेड डिस्प्यूट, तो वो चीज़ उनके अगेंस्ट नहीं आएगी, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो दिस थिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेजिस्लेशन, जिसमें डिस्प्यूट से रिलेटेड चीज़ें प्रोविजंस दिए गए हैं। The Trade Dispute Act 1929 was codified for 5 years as an experimental measure. Its main objective was to make provisions for the establishment of court of inquiry. तो Trade Dispute Act 1929 जो एक्ट इनैक्ट हुआ था वो सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल वे में इनैक्ट हुआ था कि उसको देखने के लिए कि हाउ द थिंग्स विल गो, अगर ये इस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो किस टाइप से लिए जाएंगे, इसको कैसे फॉलो किया जाएगा। तो इनमें जो प्रोविजंस थे वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड थे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टैब्लिश होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। क्यों? ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सके, उनको रिजॉल्व किया जा सके अच्छे से। The act prohibited strikes and lockouts with a notice in public utility services, and Trade Dispute Act 1929 ने क्या किया था, जो स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स थे उनको प्रोहिबिट करा था कि मतलब अगर नोटिस नहीं दिया जा रहा है पब्लिक यूटिलिटी, स्पेसिफिकली पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स को विदाउट एनी नोटिस प्रोहिबिट किया गया था। It also made strikes and lockouts illegal which were conducted with the object other than those in furtherance of trade dispute. तो ऐसे strikes and lockouts जो otherwise हो रहे हैं बट जो ट्रेड डिस्प्यूट है, जो डिस्प्यूट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड नहीं है, बट अदरवाइज अगर हो रहा है, कोई स्ट्राइक्स हो रही हैं, कोई लॉकआउट्स हो रहे हैं, तो वो इलीगल थे, उनको काइंड ऑफ प्रोहिबिट किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट में। विच वन? ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929. This act was amended and was made permanent by Trade Dispute Extending Act 1934. Since यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 years के एक्सपेरिमेंटल वे में इस एक्ट को लाया गया था, तो आफ्टर सर्टन टाइम 1934 में इसको परमानेंट कर दिया गया विद अमेंडमेंट ट्रेड डिस्प्यूट एक्सटेंडिंग एक्ट 1934 में। The Second World War brought about rapid changes in the whole economic structure and also in the field of industrial relations. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वर्ल्ड वॉर के बाद, उस वर्ल्ड वॉर से काफ़ी चेंजेस, काफ़ी चीज़ें जो थी वो चेंज हुई थी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी चेंज हुए थे। द नेसेसिटी ऑफ कीपिंग प्रोडक्शन एट द हाईएस्ट लेवल विदाउट इंटरप्शन एंड क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है, मतलब जो एक काइंड ऑफ एक कोलाहल का माहौल होता है ना, बहुत केओस, तो उसको क्लैमर बोलते हैं। The necessity of keeping production at the highest level without interruption and clamor of the workers led to the government to introduce, तो ताकि क्योंकि वर्ल्ड वॉर था, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस थे वो काइंड ऑफ डिस्टर्ब हो चुके थे, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन था वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो प्रोडक्शन अच्छे से चलता रहे, विदाउट एनी इंटरप्शन चलता रहे, इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, रूल 81A डिफेंस ऑफ इंडिया रूल 1942 में इंट्रोड्यूस करा। दीज रूल्स हैव लेड द हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ इंडिया। और यही रूल्स जो थे इनकी वजह से काइंड ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन आया। कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब होता है जब डिस्प्यूट्स को कंपल्सरली आप रिजॉल्व करने के लिए एक कोर्ट में भेज देते हो विदाउट एनी लाइक, जिसमें जो पार्टीज होती हैं उनका मन नहीं भी हो तो बट उनको कंपल्सरी कोर्ट जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिजॉल्व सर्टन डिस्प्यूट्स। जैसे जो डिस्प्यूट्स कॉन्सिलेशन से, मीडिएशन से सॉल्व नहीं हो रहे हैं वो वैसे के वैसे हैं, तो जब अपने मन से अपनी जो एक काइंड ऑफ मीडिएशन होता है, कॉन्सिलेशन होता है, उससे जब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर इंटरफेयर करती है और कंपल्सरली उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर केस को, डिस्प्यूट को फिर कोर्ट में भेज देती है। तो विच इज़ नोन एज एडजुडिकेशन, स्पेशली कंपल्सरी एडजुडिकेशन। अगर कभी कभी क्या होता है पार्टी
कंपनीज खुद चाहती हैं कि ये कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व हो, कभी कभी वो नहीं चाहती है बट उनको जाना पड़ता है कोर्ट, तो वो चीज़ क्या है, कंपलसरी एडजुडिकेशन है। तो ये किस चीज़ से इंक्लूड हुआ था, रूल 81A ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसको गवर्नमेंट ने 1942 में इंट्रोड्यूस करा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रूल के बेस पे ही ये एक्ट बना है और ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। Rule 81A of Defense of India rule, which empowered the government to refer the dispute, was due to lapse on 1st of October 1946. बट कुछ इसमें इस एक्ट ये जो रूल्स इंट्रोड्यूस हुए थे काइंड ऑफ इसमें भी कुछ लूप होल्स थे, उन लूप होल्स की वजह से ये लैप्स होने की कगार पे था ऑन 1st of October 1946 but was kept in operation by the emergency provision continuous ordinance 1946. Wartime experience the working of the rule, however, has convinced the government that the rule was extremely useful and that its incorporation in the permanent labor law in the country would help to check the industrial unrest which was gaining momentum post war. क्योंकि ये जो रूल था, ये जो वॉर के बाद जो डिस्ट्रप्शन अराइज हुआ था, जो एक केओस का पूरा एनवायरनमेंट अराइज हुआ था, क्रिएट हुआ था, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द गवर्नमेंट इन 1942। बट तब भी लूप होल्स की वजह से ये क्या था, काइंड ऑफ लैप्स होने की कगार पे था। बट सिंस इसका जो काम था वो समवॉट इतना अच्छा था कि गवर्नमेंट ने सोचा कि क्योंकि इसका जो प्रोविजंस है वो काइंड ऑफ हेल्प कर रहे हैं, किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, उनको वापस से जो हार्मनी है वो लाने में हेल्प कर रहे हैं, पूरा जो डिस्प्यूट्स है उसको हैंडल करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो रूल्स हैं इनको परमानेंटली लॉ में इंट्रोड्यूस किया जाए, एंड विच इज़ वाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड by the government of India in the Legislative Assembly on 28th of October 1946. तो 28th of October 1946 को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, और आफ्टर सम अमेंडमेंट इन दैट बिल ये बिल पास हुआ 1947 को, एक्ट बना और इसको 1st of April 1947 से एनफोर्स कर दिया गया। और ट्रेड डिस्प्यूट 1929 जो था, जो हमने अभी पहले पढ़ा, ये इसके बेसिस पे ही बना था। तो काइंड ऑफ जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो किसको रिपील करके बना था, रिपील किया गया था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 को। ऑब्वियसली ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 जो मेन एक्ट था उसको रिपील करके क्या बना था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना था। बट अगर देखा जाए तो रूल 81A जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल था उसके जो प्रोविजंस थे उसको भी इंक्लूड कर लिया गया था इन ऑर्डर टू इनैक्ट टू एनफोर्स अ न्यू एक्ट विच इज नोन एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इन केस कोई कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, कि ये एक्ट क्यों आया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, अभी जो मैंने आपको बताया, बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन विच इज प्रोवाइडेड अंडर द स्टैट्यूट। तो ये एक्ट क्या था, इसका मेन प्रोविजन था कि इंडस्ट्रियल पीस को कैसे लाया जाए, हार्मनी कैसे बरकरार रखी जाए इन दी इंडस्ट्री, इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए हार्मनी को रखने के लिए, पीस का एनवायरनमेंट हो, इस वजह से इसके लिए ऑब्वियसली डिस्प्यूट्स को कट शॉर्ट करना पड़ेगा, डिस्प्यूट्स को कम करना पड़ेगा, और डिस्प्यूट अगर अराइज हो रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो उन सब के लिए कि डिस्प्यूट अगर है तो कैसे उनको रिजॉल्व किया जाए, डिस्प्यूट्स क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करा जाए। तो इन सब के लिए एक मशीनरी क्रिएट करी गई इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और उसमें कॉन्सिलेशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन के प्रोविजंस को रखा गया अंडर द स्टैचू। स्टैचू का मतलब होता है बाय लॉ, इसको लीगलाइज कर दिया गया, इसको बाय लॉ इनैक्ट किया गया। The main and ultimate objective of this act is maintenance of peaceful work culture in the industry
in India, which is clearly provided under the statement of objects and reason. तो जो मेन पर्पस था वो क्या था, इवेंचुअली ये एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक पीसफुल वर्क कल्चर क्रिएट हो, मेंटेन हो, और इसके लिए डिस्प्यूट्स कम होने चाहिए, अगर हो रहे हैं उसको इजीली सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसके लिए सेटलमेंट मशीनरी को क्रिएट करा गया, ग्रीवेंसेस को सेटल करने के लिए मशीनरी को क्रिएट करा गया. The act also lays down the provisions for payment of compensation to the workmen on account of closure of layoff or retrenchment. अगर retrenchment हो रहा है, layoff हो रहा है, closure हो रहा है, तो उस केस में वर्कमैन को compensation मिलना चाहिए, उसके भी provisions इस एक्ट में दिए गए हैं. The procedure for prior permission of appropriate government for laying off, अगर lay off किया जा रहा है या retrench किया जा रहा है तो it is very important कि पहले परमिशन ली जाए गवर्नमेंट की, तो उसके भी प्रोविजंस को इस एक्ट में दिया गया है. और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ना हो उसके लिए भी एम्प्लॉयर को बोला गया है, तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के से रिलेटेड भी प्रोविजंस को इस एक्ट में दिया गया है. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. So let's start with chapter 1. Section 2, definitions. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अभी थोड़ी सी ये डेफिनेशन बड़ी है इस एक्ट में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. जो मैंने हाईलाइटेड चीज़ें दी हुई हैं, जो हाईलाइट करा हुआ है रेड हाईलाइटर से, रेड कलर से, तो उसको आप प्लीज़ देखिएगा. एंड इससे कभी कभी एक्चुअली में क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड करा है इस एक्ट में से. जैसे कि ऐसा पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किन के लिए है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन आता है, कौन सी इंडस्ट्री आती है, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट आती है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सब पढ़ा जाए. Appropriate government means in relation to any industrial dispute concerning any industry carried on by or under the authority of central government. और तो ऐसा कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसमें जो इंडस्ट्री है वो स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ए, या वो रेलवे कंपनी है, या वो डॉक लेबर बोर्ड कंपनी है जो डॉक लेबर बोर्ड के अंडर स्टैब्लिश्ड है, या वो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कोल माइन प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी है, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी है, या माइन है, ऑयल फील्ड है, a cantonment board, major port, or any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held with central government, or any corporation established or by under the law by the parliament or central public sector undertaking owned and controlled by central government. The appropriate government would be central government. And in relation to any other industrial dispute including state public sector undertaking, subsidiary company set up by principal undertaking, मतलब एक principal undertaking है, उसकी अगर कोई subsidiary company है, autonomous body owned and controlled by state government, तो उसके लिए state government क्या होगी, appropriate government होगी. Provided that in case of dispute between a contractor and a contract labor employed through the contractor in any industrial establishment where such dispute first arose, the appropriate government shall be the central or the state government as the case may be, which has the control over the such. अगर कोई एक ऐसा dispute आता है, arise होता है, जो एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच में है, तो ऑब्वियसली उसमें तो जिस लेबर, जिस इंडस्ट्री में वो एम्प्लॉयड है, वो इंडस्ट्री जिस भी गवर्नमेंट के अंडर आएगी वो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी. कब? जब एक कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट इसलिए ये अलग से पॉइंट दिया गया है. यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच में अगर
क्या होता है, एक डिस्प्यूट अराइज होता है, नॉट एन एम्प्लॉयर बट एन कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो जिस इंडस्ट्री में उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को एम्प्लॉय किया गया है, वो इंडस्ट्री जिस भी गवर्नमेंट के अंडर आती है, जो भी गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और ये बस थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें कि कौन कौन सी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रही है और कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। नाउ आर्बिट्रेटर, सेक्शन 2AA includes an employer also. Section 2AA एवरेज पे मीन्स द एवरेज ऑफ द वेजेस पेबल टू अ वर्कमैन। अब एवरेज पे क्या होती है इसको देखते हैं। जो भी वेजेस वर्कमैन को मिलते हैं उसका एवरेज। इन केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन, अगर वो वर्कमैन मंथली पेड होता है तो उस मंथली पेड वर्कर के लिए उसकी एवरेज पे होगी 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, मतलब उसके 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स का जो पे होगा उसका एवरेज पे होगा। इन केस ऑफ अ वीकली पेड वर्कमैन, अगर वो वीकली पे होता है इन 4 कंप्लीट वीक्स, तो 4 कंप्लीट वीक्स का जो टोटल करके एवरेज आएगा वो एवरेज पे होगा। इन केस ऑफ डेली पेड वर्कमैन इन द 12 फुल वर्किंग डे, तो अगर कोई वर्कर डेली पे होता है तो उसकी एवरेज पे कैसे निकाली जाएगी, प्रीवियस 12 फुल वर्किंग डेज की जो वेजेस होते हैं उसको मिला के एवरेज पे निकाली जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। Preceding the date on which the average pay becomes payable if the workman had worked for 3 completed calendar month or 4 completed weeks or 12 working full day, as the case may be, and where such calculation cannot be made, the average pay shall be calculated as the average of the wages payable to the workman during the period he actually worked। अब देखो इसमें तो हमको पता चल रहा है कि इसने इतने दिन काम करा है तो उसका एज एंड व्हेन, जैसे सपोज अगर मंथली पे है, अगर वो मंथली पेड होता है वर्कर तो उसकी 3 मंथ्स की जो वेजेस होगी उसको मिला के हम एवरेज पे निकाल लेंगे। अगर वो वीकली पे हो रहा है तो 4 कंप्लीट वीक्स का एवरेज पे हो जाएगा। अगर वो डेली पे हो रहा है तो 12 फुल वर्किंग डेज। लेकिन अगर ऐसा कोई उसका पेमेंट है जिसमें उसकी एवरेज पे नहीं निकल रही है या उसका कैलकुलेशन नहीं बन पा रहा है तो उस केस में जितने भी दिन उसने एक्चुअली में काम करा होगा उस दिन का एवरेज निकाल के उसकी एवरेज पे बन जाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अवार्ड means an interim or final determination of an industrial dispute or of any question relating to thereof by labor court, industrial tribunal, national tribunal and includes arbitration award under section 10A। award का मतलब होता है जो final judgment होता है as well as interim judgment। इंटरिम का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग। सपोज कोई लोअर कोर्ट में केस चल रहा है और वहां से कोई जजमेंट पास हुआ है बट उसको हमने दोबारा से हायर कोर्ट में दोबारा से सेम जजमेंट को दोबारा से हेयर करने के लिए, सुनने के लिए, डिसाइड करने के लिए भेज दिया है, तो जो लोअर कोर्ट का जजमेंट होगा फॉर द टाइम बीइंग उसको हम इंटरिम जजमेंट बोलेंगे। तो वो भी अवार्ड की कैटेगरी में ही आएगा। वो लोअर कोर्ट का जजमेंट भी काइंड ऑफ अवार्ड होगा। तो इंटरिम मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग एंड फाइनल जजमेंट ऑब्वियसली द फाइनल वर्डिक्ट। तो अवार्ड का मतलब है जो भी लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल के पास जो भी केस गया है और उनका जो भी ऑर्डर है या उनका जो भी डिसीजन है उसको हम अवार्ड बोलते हैं और इसमें आर्बिट्रेशन अवार्ड भी शामिल है। एम्प्लॉयर मीन्स in relation to any industry carried on by or under the authority of any department of central or state government, the authority prescribed on this behalf and where no authority prescribed, the head of the department। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर काम करती हो तो उस डिपार्टमेंट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कोई अगर पर्सन अपॉइंटेड है तो उसको हम एम्प्लॉयर बोलेंगे। लेकिन अगर कोई भी पर्सन अपॉइंटेड नहीं है तो उस डिपार्टमेंट का हेड वहां का एम्प्लॉयर हो जाएगा। इन रिलेशन टू इंडस्ट्री कैरीड ऑन और बिहाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी, अगर वो अथॉरिटी क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, कोई लोकल अथॉरिटी है तो वहां का CEO वहां का एम्प्लॉयर होगा। इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड,
undertaking, manufacturer or calling of employers and includes calling, service, employment, handicraft, industrial occupation और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। अब इस इंडस्ट्री का हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है। तो ये अमेंडमेंट के बाद इंडस्ट्री की डेफिनेशन अब इतनी बड़ी हो गई है, इसको हम अब ऐसे पढ़ेंगे यहाँ पर से। एक्चुअली में मैंने इसको जो भी PDF है उसका क्लिप ही इंक्लूड कर ली है, क्योंकि स्लाइड्स में इंक्लूड करती तो बहुत ज़्यादा स्लाइड्स हो जाती, इसलिए मैंने एज इट इज़ क्लिप इंक्लूड करी है। तो वहाँ से हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो 1982 के अमेंडमेंट के बाद इंडस्ट्री की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं, वो ऐसे है। इंडस्ट्री मीन्स एनी सिस्टमैटिक एक्टिविटी कैरीड ऑन बाय कोऑपरेशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन, whether such workmen are employed by such employed directly or through an agency, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी अगर हो तो भी, for the production, supply or distribution of services with a view to satisfy human wants and wishes, not being wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature। तो मतलब ऐसी कोई काम जो स्पेसिफिकली किस लिए हो रहा है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन किस लिए हो रहा है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द एक्चुअल ह्यूमन वॉन्ट्स एंड विशेस, not being wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature, whether or not any capital has been invested for the purpose of carrying on such activity. Any such activity is carried on with a motive to gain profit or gain any profit, and includes any activity of Dock Labour Board established under Section 5A of Dock Workers Regulation of Employment Act 1948, any activity related to promotion of sales or business or both carried on by an establishment but does not include, अभी क्या include नहीं करता है इंडस्ट्री की डेफिनेशन में, any agricultural operation whether except where such agricultural operation is carried on in an integrated manner with any other activity, being any such activities referred to in foregoing provision of this clause and such other activities predominant in nature। मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है और अगर उसके साथ एक सब एक्टिविटी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है वो हो रही है और जो मेन एक्टिविटी है वो प्रीडोमिनेंट इंडस्ट्री है, मतलब उसका जो मेन काम है वो दूसरा है बट उसके साथ कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है, तो उस केस में वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को भी हम क्या मानेंगे, इंडस्ट्री मानेंगे। बट अगर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रही है जो प्रीडोमिनेंट है, वही मेन एक्टिविटी है, तो उसको फिर उस केस में एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी कैरीड ऑन इन प्लांटेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ प्लांटेशन लेबर एक्ट। तो एग्रीकल्चर में प्लांटेशंस को इंक्लूड नहीं किया गया है और इंडस्ट्री में हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज भी नहीं आएंगी, एजुकेशनल, साइंटिफिक, रिसर्च और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी नहीं आएंगे, इंस्टीट्यूशंस और ओन्ड और मैनेज बाय ऑर्गेनाइजेशन होली और सब्सटेंशली इंगेज्ड इन चैरिटेबल और सोशल वर्क, खादी और विलेज इंडस्ट्री, any activity of the government related to sovereign function of the government, including all the activities carried out by the Department of Central Government dealing with defense, atomic energy, etc. Any domestic service, any activity being a profession practiced by an individual or body of individual, if the number of person employed by the individual or body of individual in relation to such profession is less than 10, तो अगर less than 10 है तो वो इंडस्ट्री में इंक्लूड नहीं होगी, अगर मोर देन 10 है तो वो इंडस्ट्री मानी जाएगी। Any activity being an activity carried on by cooperative society or a club or any other body of individual, if the number of person employed by cooperative society, club or any such body is less than 10, तो अगर less than 10 numbers है तो भी वो इंक्लूड नहीं होगी, अगर more than 10 है तो वो इंक्लूड होगी इन इंडस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्या है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर है और इतनी चीज़ें इंडस्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं। तो
क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री मानी जाएगी। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था उसमें डॉक लेबर बोर्ड को मेंशन किया गया था ऑप्शन में, और पूछा गया था कि इंडस्ट्री, इसमें से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर इन चारों में से कौन सी इंडस्ट्री है। तो एक में ऑप्शन था डॉक लेबर बोर्ड, तो आंसर क्या था, डॉक लेबर बोर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आ गया है तो उसमें इंडस्ट्री की डेफिनेशन और भी शायद मॉडिफाइड हो गई हो, उसको हम तब पढ़ेंगे, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इस चीज को इस ये वीडियो देखने के बाद भी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेक्शन 2K। Industrial dispute means any dispute or difference between the employer or employers, between employers or workmen, or between workmen and workmen, which is connected with the employment or non-employment or terms on employment or with the conditions of labor। कोई भी dispute या difference, कोई कॉन्फ्लिक्ट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच हो रहा है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच हो रहा है, वर्कमैन और वर्कमैन के बीच हो रहा है, जो कि एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है, नॉन एम्प्लॉयमेंट से भी कनेक्टेड है, मतलब टर्मिनेशन वगैरह अगर हो गया है, जॉब से निकाल दिया है वो, या एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है, रिक्रूटमेंट एंड ऑल से कनेक्टेड है, जो वाइल जब आप रिक्रूटमेंट एज अ वर्कर काम कर रहे हो उस चीज़ से कनेक्टेड है, या कंडीशंस ऑफ लेबर जो कि उस इंडस्ट्री की जो कंडीशंस है उससे कनेक्टेड है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 2 सब क्लॉज KA, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग मीन्स एन एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग इन विच एनी इंडस्ट्री इज कैरिड ऑन। मतलब एनी इंडस्ट्री इज कैरिड ऑन का मतलब है जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में जो एक्टिविटीज दी हुई हैं वहाँ वो हो रही हों, provided that where several activities are carried on in an establishment or undertaking and only one or some of such activity is or are in industry। मतलब एक अंडरटेकिंग, एक इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन बहुत सी एक्टिविटीज़ में से एक या कुछ ही एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको हम इंडस्ट्री की डेफिनेशन वाली एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। देन इफ़, अगर ऐसा होता है तो इफ एनी यूनिट ऑफ सच एस्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग ऑन एनी एक्टिविटी बीइंग एन इंडस्ट्री इज severable from other units or units of such establishment or undertaking, such unit shall be deemed to be a separate industrial establishment। अगर एक इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उनमें से कोई एक एक्टिविटी या एक से ज़्यादा, एक या दो एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटी हैं जिनको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं, और अगर वो यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जिनको हम सिवियर कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, लीगली उनको एक डिफरेंट अलग किया जा सकता है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम सेपरेटली क्या बोलेंगे, एक इंडस्ट्री बोलेंगे, ना कि उस पूरी इस्टेब्लिशमेंट को इंक्लूड करेंगे। उस इस्टेब्लिशमेंट में जो बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें से जो एक दो एक्टिविटीज़ जिनको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं उनको अगर अलग किया जा सकता है उन बहुत सी एक्टिविटीज़ में से, बहुत सी यूनिट्स में से, तो वो अलग की हुई यूनिट को हम सेपरेट इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग मानेंगे। If the predominant activity or each of the predominant activities carried on in such establishment or any unit thereof in an industry is an industry, and other activity or each of other activity carried on in such establishment or undertaking is not severable from and is for the purpose of carrying on of such predominant activity, the entire establishment or undertaking, as the case may be, unit thereof shall be deemed to be an industrial establishment। अगर एक एक्टिविटी, एक यूनिट है, ठीक है, उसमें एक एक्टिविटी हो रही है जो प्रीडोमिनेंट है एक्टिविटी, उसके साथ एक छोटी कुछ एक्टिविटी और हो रही है। अब वो प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी जो है वो इंडस्ट्री के अंडर आती है, लेकिन जो छोटी जो एक नॉट प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी है वो इंडस्ट्री के अंडर नहीं आ रही है, बट ये वाली एक्टिविटी, ये वाली यूनिट को इस यूनिट से हटाया नहीं जा सकता, तो इस पूरी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट अंडरटेकिंग बोलेंगे।
इस छोटी यूनिट को भी इंक्लूड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो मेन एक्टिविटी है प्रीडोमिनेंट जो है वो ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जो कि हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। और सेक्शन के ए को 1982 के अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 1984। सेक्शन 2 क्लॉज ट्रिपल के ले ऑफ क्या होता है इसको पढ़ते हैं। मीन्स फेलियर, रिफ्यूजल, inability of an employer on account of shortage of coal, power or raw material, or accumulation of stock, or breakdown of machinery, or natural calamity, or any connected reason to give employment। अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या वर्कमैन को जिसका नाम मस्टर रोल मतलब बही खाता जो होता है ना उसको बोलते हैं, उसमें मेंशन्ड है, उस एम्प्लॉय या वर्कमैन को काम नहीं दे पा रहा है, इज अनेबल टू गिव देम वर्क, और वो अनेबल जो रीज़न है जिसकी वजह से वो वर्क नहीं दे पा रहा है वो क्या है, या तो शॉर्टेज ऑफ कोल हो गया है, शॉर्टेज ऑफ पावर हो गया है, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, स्टॉक ज़्यादा अक्यूमुलेट हो गया है, या मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, या नेचुरल क्लैमिटी आ गई है। और इन सब रीज़न की वजह से कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को काम नहीं दे पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो वर्कर ले ऑफ हो चुका है। उसको रिट्रेंच नहीं बोलेंगे, ले ऑफ बोलेंगे। ले ऑफ का रीजन क्या क्या होना चाहिए, शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल, अक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी और नेचुरल कैलेमिटी। Explanation: every workman whose name is born on the muster roll of industrial establishment and who presents himself for the work at the establishment at the time appointed for the purpose during normal hour, ऐसा वर्कमैन जिसका नाम वहाँ के मस्टर रोल में मेंशन्ड है और जो खुद को फैक्ट्री के इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के प्रेमाइसिस में प्रेजेंट करता है, जब उसको बोला गया है आने को अपने टाइम पे पहुँच जाता है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में ऑन एनी डे, and is not given employment by the employer within 2 hours, और आने के बाद उसके अपने टाइम पे इंडस्ट्री में फैक्ट्री में पहुंचने के बाद 2 घंटे तक एक एम्प्लॉयर उसको काम नहीं दे पा रहा है तो उसको 2 आवर्स के लिए, जितने भी टाइम के लिए उसको काम नहीं मिला है उस टाइम के लिए लेड ऑफ माना जाएगा। Provided that if workman instead of being giving employment at the commencement of any shift for any day is asked to present himself for the purpose during the second half of the shift for the day and is giving employment, then he shall be deemed to have been laid off only on the first half। अगर वो पहले हाफ में आता तो है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, बट उसको बोला जाता है कि हम तुम्हें सेकंड शिफ्ट में काम देंगे, फर्स्ट हाफ में काम नहीं मिला लेकिन सेकंड शिफ्ट में काम मिल गया, तो उसको वो जो फर्स्ट हाफ है केवल आधे दिन के लिए लेड ऑफ माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज़ नॉट गिवन वर्क इवन आफ्टर सो प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, अगर उसको सेकेंड हाफ के लिए बोला गया, वो आ गया लेकिन उसको सेकेंड हाफ के लिए भी काम नहीं मिला तो फिर उसको पूरे दिन के लिए लेड ऑफ माना जाएगा एंड शैल बी एंटाइटल्ड टू फुल बेसिक वेज एंड डीएनएस अलाउंस फॉर दैट पार्ट ऑफ द डे, तो उसको फुल बेसिक वेज और डीए के लिए वो एंटाइटल्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और ये 2 आवर्स वाला जो चीज़ है इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि अगर एक वर्कर एक एम्प्लॉय प्रीमाइसिस में एंटर होता है और कितने टाइम तक अगर उसको काम नहीं मिलेगा तो उसको लेड ऑफ माना जाएगा, तो आंसर वुड बी 2 आवर्स। अगर उसको उसके प्रेजेंट होने के बाद 2 आवर्स तक का टाइम तक का काम नहीं मिला तो उसको लेड ऑफ माना जाएगा फॉर दैट डे।
कितने पूरे दिन। अगर वो फर्स्ट हाफ में आता है उसको बोला जाता है कि नहीं हम आपको फर्स्ट हाफ में काम नहीं देंगे, आपको सेकंड हाफ में काम देंगे, तो उसको फर्स्ट हाफ के लिए माना जाएगा लेड ऑफ। अगर वो सेकंड हाफ में आता है लेकिन उसको सेकंड हाफ में भी काम नहीं मिलता है तो उसको उस पर्टिकुलर डे के लिए क्या माना जाएगा, लेड ऑफ माना जाएगा। तो ये जो 2 आवर्स का टाइम है इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Now, retrenchment means termination by the employer of the service of workman for any reason whatsoever otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action. अगर कोई एम्प्लॉयर एक वर्कमैन की सर्विस को टर्मिनेट करता है किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन वो टर्मिनेशन पनिशमेंट के तौर पे नहीं होना चाहिए। अगर टर्मिनेशन एज अ पनिशमेंट दिया जा रहा है तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं मानेंगे, बट वो पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई और रीज़न की वजह से अगर उसको उसकी सर्विस से टर्मिनेट करा जा रहा है और उस कोई और रीज़न में ये वाला रीज़न भी नहीं आएगा, ये ले ऑफ वाले रीज़न को भी इंक्लूड नहीं किया गया है। इन शॉर्टेज ऑफ कोल की वजह से अगर टर्मिनेशन होगा तो उसको ले ऑफ माना जाएगा। पावर, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, अक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, इन सब की वजह से अगर ले ऑफ हो रहा है तो वो ले ऑफ होगा, ना कि रिट्रेंचमेंट। इन सब के अलावा अगर उसको टर्मिनेट किया जा रहा है बट वो टर्मिनेशन पनिशमेंट से भी नहीं होना चाहिए तो उसको क्या मानेंगे हम, रिट्रेंच मानेंगे। एंड इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट अगर हो रहा है तो भी वो रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। रिटायरमेंट ऑफ द पर्सन और द वर्कमैन रीचिंग एट द एज ऑफ सुपर एन्युएशन, इसका मतलब है जो भी गवर्नमेंट ने एज स्पेसिफाई करी है उस एज में आने के बाद अगर आपकी सर्विस नेचुरली टर्मिनेट हो रही है तो भी उसको हम क्या नहीं मानेंगे, रिट्रेंचमेंट नहीं मानेंगे। और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एज अ कॉन्ट्रैक्ट वो किसी एम्प्लॉयमेंट पे एंटर हुआ है, वर्क कर रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइमिंग खत्म हो गया है और उसने नॉन रिन्यू नहीं करवाया अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो नॉन रिन्यूअल के तौर पे अगर उसका टर्मिनेशन होता है तो भी वो रिट्रेंचमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर इल हेल्थ, कंटिन्यूड इल हेल्थ, लगातार बीमार होने की वजह से वो जॉब से टर्मिनेट हो रहा है तो भी वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। वेजेस means all remuneration capable of being expressed in terms of money which would, if the terms of employment expressed or employed were fulfilled, be payable to a workman in respect of employment or work done and include such allowance including DNS allowance। मतलब ऐसा कोई भी रेम्यूनरेशन जो उसको उसके काम के लिए मिल रहा हो, जो भी वर्क है जिसके लिए वो हायर हुआ है, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे जो उसको मनी मिल रहा है, जिसको एक्सप्रेस भी की, ऐसी कोई चीज़ जिसको मनी के तौर पे एक्सप्रेस भी किया जा सकता है, उसको हम क्या मानेंगे, वेजेस मानेंगे। वेज ऑल्सो इंक्लूड्स DA, द वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस and other amenity और सर्विस, कंसेशनल सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, ट्रैवलिंग कंसेशन को भी हम वेज मानेंगे। एनी कमीशन पेबल ऑन द प्रमोशन ऑफ सेल और बिजनेस और बोथ, तो इन सबको हम क्या मानेंगे, वेज की कैटेगरी में मानेंगे। बट क्या नहीं होगा वेज, कोई बोनस, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, कोई ग्रेच्युटी है तो उसको हम वेज नहीं मानेंगे। वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, तो वर्कमैन में अप्रेंटिस को भी इंक्लूड किया गया है। employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical, supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or employed, and for the purpose of any proceeding under the act in relation to industrial dispute, include any such person who has been dismissed, discharged or retrenched in connection with or as a consequence of that dispute, or whose dismissal, discharge, retrenchment has led to that dispute। तो A ऐसा वर्कमैन जो अप्रेंटिस भी है और उसको मैनुअल, अनस्किल, स्किल, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लैरिकल, सुपरवाइजरी के वर्क के लिए हायर किया गया है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे हायर किया गया है,
एंड ऐसा कोई पर्सन जिसको डिस्चार्ज किया गया है, डिसमिस किया गया है, रिट्रेंच किया गया है एज द रीजन ऑफ डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है और उसके बाद उसको डिस्चार्ज, डिसमिस या रिट्रेंच करा जा रहा है, या अगर उसका कोई डिसमिसल हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, रिट्रेंचमेंट हुआ है और उसकी वजह से कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तो ऐसा पर्सन भी वर्कमैन की कैटेगरी में आएगा। बट वर्कमैन की कैटेगरी में कौन नहीं आएगा? एयरफोर्स का पर्सन, आर्मी का कोई पर्सन, नेवी का कोई पर्सन जो पुलिस में है वो नहीं आएगा, एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन वो नहीं आएगा, हु इज़ एम्प्लॉयड मेनली ऑफ मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी उसको हम वर्कमैन नहीं मानेंगे। Who being employed in supervisory capacity draws wages exceeding 10,000 per mention or exercise either by the nature of, तो ऐसा कोई वर्कर, ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसकी जो वेजेस है 10,000 से ज़्यादा है उसको भी हम वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। और ये 10,000 वाला जो है ये 2010 में इसका ये जो वेज रेट है ये अमेंड हुआ है। पहले 1600 था, उसके बाद 2010 में इसको 10,000 कर दिया गया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। Now section 2(8) dismissal of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute। तो इस चीज़ को मतलब एक इंडिविजुअल वर्कमैन भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। अगर एक इंडिविजुअल वर्कमैन का जो डिसमिसल हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, वो रिट्रेंच हुआ है और उसको लगता है कि वो गलत वे में हुआ है, एम्प्लॉयर ने उसको डिस्चार्ज करा है, डिसमिस करा है, रिट्रेंच करा है या उसकी सर्विस को अदरवाइज टर्मिनेट करा है एक इंडिविजुअल वर्कमैन, तो वो भी डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। किसके लिए? किसके अगेंस्ट? उस डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट के अगेंस्ट वो वर्कमैन क्या कर सकता है? डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। एक इंडिविजुअल वर्कमैन डिस्प्यूट अराइज कर सकता है और एक इंडिविजुअल वर्कमैन का जो डिस्प्यूट है उसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में माना जाएगा। ये चीज़ जो अमेंड हुआ था सेक्शन 2A इंसर्ट किया गया 1965 में, तो इसका भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि कौन से ईयर में ये चीज़ आई है कि एक इंडिविजुअल भी एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। आंसर वुड बी 1965। आइए इसको पढ़ते हैं थोड़ा। Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the service of individual workman, any dispute or difference between that workman and employer connected arising out of such discharge, dismissal or retrenchment shall be deemed to be industrial dispute. Any such workman as is specified in subsection 1 make an application directly to the labor court tribunal। और ऐसा कोई भी वर्कमैन जिसके साथ वो डिसमिसल, डिस्चार्ज या रिट्रेंचमेंट हुआ है वो एक एप्लीकेशन बना के दे सकता है किसको? टू द लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिफर्ड टू इन देयर after the expiry of 45 days from the date he has made the application to the conciliation। अब देखो, एक इंडिविजुअल वर्कमैन को डिस्चार्ज किया गया, डिसमिस करा गया या रिट्रेंच करा गया, अदरवाइज मतलब उसकी इस डिस्चार्ज, डिसमिसल या रिट्रेंचमेंट की वजह से उसकी जॉब या सर्विस टर्मिनेट हुई। अब वो एक डिस्प्यूट, इंडिविजुअल डिस्प्यूट अराइज कर सकता है और उस डिस्प्यूट को हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में मानेंगे। तो पहले वो क्या करेगा? कॉन्सिलेशन ऑफिसर के पास अपना डिस्प्यूट लेके जाएगा। कॉन्सिलेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन के बाद 45 डेज के बाद वो लेबर कोड या ट्रिब्यूनल में भी अपनी एप्लीकेशन दे सकता है इन ऑर्डर टू रिसॉल्व दैट डिस्प्यूट, दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। और लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल क्या करेगी? उसका जो भी केस है उसको एज इट इज़, मतलब वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की तरह ही हैंडल करेगी, देखेगी। मतलब सिंस ऑल्दो वो इंडिविजुअल एक पर्सन, अकेला पर्सन वो डिस्प्यूट अराइज कर रहा है, बट लेबर कोर्ट के पास जब वो डिस्प्यूट जाएगा तो वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट नहीं, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के फॉर्म में ही जाएगा और उसका जो रिट्रेसल होगा, उसका जो डिसीजन होगा, उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो एज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही हैंडल होंगी। तो ये जो
ये पूरा जो प्रोविज़न है ये सेक्शन ईयर 1965 में इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 December 1965। और ये क्वेश्चन आता है, कभी कभी ईयर पूछते हैं कि कौन से ईयर में ये चीज़ अमेंड आई है कि एक इंडिविजुअल भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को अराइज कर सकता है, रेस कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 1965। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट फॉर द पार्ट 1। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी एंड लेंदी लेजिस्लेशन है, और मैं मतलब एक वीडियो में ये करवा भी नहीं सकती थी। मैं थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में आपको ये एक्ट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसी वजह से ये एक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। मैं चाहूँ तो आपको कट शॉर्ट में बहुत छोटे छोटे प्रोविज़न जल्दी जल्दी पढ़ा सकती हूँ, बट फिर मेरे वीडियोस का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं एग्जाम्स में बहुत डिटेल्स में अगर आपने पढ़ा हो कोई पर्टिकुलर लॉ लेजिस्लेशन, तभी आप वो क्वेश्चंस को ईजिली आंसर कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। तो अगर मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे वीडियो में से आपको आपके क्वेश्चंस, आप जब एग्जाम्स देने जाओगे और आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको मेरे वीडियो हेल्प करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर भी आप अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं मुझसे। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।